हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? तो चलिए देखिए, आपका एग्ज़ाम का टाइम अब धीरे धीरे और नज़दीक आते जा रहा है। इसके चलते हमने क्लास 12 फिजिक्स लेसन 9 आज लेसन 9 यानी कि प्रकाशिकी चैप्टर से मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाया हूँ। इसमें केवल और केवल वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, केवल टिक करने वाला ऑब्जेक्टिव है। इसमें न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 क्या है? वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? वस्तु से छोटा और कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है दोस्तों? तो आप ये चीज़ पहले भी पढ़े हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहें कि इसका आंसर क्या होगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? समतल से, अवतल से, उत्तल से या कोई से नहीं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। उत्तल को कन्वेक्स भी कहा जाता है, कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? चमकता दिखाई देता है। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, यानी कि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो जल का कांच की अपेक्षा, जल का सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पे जल और कांच, यानी पहले जल का है इसके बाद कांच का। तो जल का कितना दिया हुआ है? वाटर का कितना है? 4/3 है। कांच का कितना है? कांच यानी कि ग्लास का कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जल का, यानी कि वाटर का, किसके अपेक्षा? ग्लास के अपेक्षा। तो जिसका निकालना है वो ऊपर लिख देंगे, यानी कि म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी। म्यू डब्ल्यू कितना है? 4/3 है और म्यू जी ग्लास का कितना है? ग्लास का कितना है? तो ग्लास का 3/2 है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? 4/3 गुना ये 3/2 है, उल्टा हो जाएगा 2/3। तो कितना हो जाएगा ये? तो 4 दूनी की 8 और 3 तिहाई 9, यानी कि 8/9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक घटता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों यहाँ पे लोग गलती क्या कर देते हैं, प्रकाश वर्ष जैसे ही देखते हैं वो समय का मार देते हैं, लेकिन समय नहीं होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ब्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, कंपैरिजन। ब्लेडिंग और क्रोड ये ऑप्टिकल फाइबर के कुछ कंपोनेंट हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच का तुलना किया जा रहा है। तो देखिए, ब्लेडिंग का अपवर्तनांक और क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, कम या अधिक बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा, कम होता है। क्या होता है? कम। ब्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के तरफ व्यवहार करता है दोस्तों? तो यहाँ पे अवतल लेंस के तरफ व्यवहार करता है। किस लेंस के तरफ? अवतल लेंस के तरफ। ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किसमें परिवर्तन होता है? यानी कि इतना में से क्या चीज़ बदल जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश किरण लेंस में प्रवेश करती है तो उसका वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों में बदलाव आता है। वेग में भी बदलाव आता है और तरंग दैर्घ्य में भी। ऐसा क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, एग्जाम के लिए आता है इस तरह का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो यह हो जाता है, यह क्या हो जाता है? तो यह कम अपसारी हो जाता है। क्या हो जाता है? कम अपसारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि दो ठो उत्तल लेंस को सटा कर रखा गया है। दो उत्तल लेंस को सटा कर रखा गया है, ये लेंस L1 ये लेंस L2 है। तो दोनों समतुल्य लेंस कौन सा लेंस बन जाएंगे? तो दोस्तों ये उत्तल लेंस ही रहेगा। कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वो होता है काल्पनिक और सीधा। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई की, यानी कि कोई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसका आवर्धन क्षमता उस नली के लंबाई से क्या होता है, क्या संबंध है? तो देखिएगा दोस्तों, नली की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, या बढ़ाने पर बढ़ता और घटाने पर घटता। तो यहाँ पे अगर समानुपाती रहता तो ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसीलिए ये नहीं होगा, नहीं तो समानुपाती केवल रहता तो ऑप्शन ए हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 15, किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग जान रहे हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, दोनों का योग होता है, यानी कि FO + FE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाली आँख जो है वो किसको साफ साफ देख सकती है? तो दूर स्थित रखी वस्तुओं या निकट स्थित रखी वस्तुओं। तो याद रखिएगा, नज़दीक के वस्तु को साफ साफ वो देख सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक खाली जगह दर्पण होता है, यानी कैसा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक अवतल दर्पण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो देखिएगा, अंतिम प्रतिबिंब आभासी और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। दोस्तों ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और उल्टा बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन है? ये क्या है? प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश है। इससे जितने भी क्या होते हैं दोस्तों, कलर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7 कलर है, ऊपर रेड होता है और यहाँ पे बीच में ग्रीन होता है। आपको याद भी ये किए होंगे, वैजानी, हापीनाला या वीब गयोर याद किए होंगे।
सबसे नीचे क्या होता है, V होता है, इसके बाद I, इसके बाद B होता है, यानी कि सबसे ऊपर क्या होता है, रेड, और सबसे नीचे क्या होता है, वॉयलेट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, न्यूनतम विचलित, यानी कि सबसे कम विचलन किसका होता है, तो सबसे कम विचलन ऊपर वाले का यानी कि रेड का होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण रंग का विक्षेपण यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद का क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है भाई, तो इसका कारण प्रकीर्णन है। क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके बाद पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन होता है, इसको याद रख लेना है। पतले प्रिज्म से जो विचलन उत्पन्न होता है उसका सूत्र क्या है, μ-1a, μ-1a। इसके बाद का क्वेश्चन है 24 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतर की ओर किस रंग का चाप दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा किस रंग का चाप दिखाई देता है, तो बैगनी रंग का। किस रंग का, बैगनी रंग का। सेम यहाँ पे द्वितीयक है, द्वितीयक इंद्रधनुष में भीतर की ओर किस रंग का चाप दिखाई देता है, तो लाल रंग का दिखाई देगा। किस रंग का, लाल रंग का। तो द्वितीयक में लाल रंग का और प्राथमिक में बैगनी रंग का। तो देखिए दोस्तों, ये